हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोएम। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन। ये आपकी बुक बी हाइव में से ली गई है। उस बुक में से ये फर्स्ट पोएम है, राइट? सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक बहुत ही अमेजिंग पोएट है। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट जो बहुत सिंपल चीज़ों पे पोएम लिखते हैं बट बहुत इनसाइटफुली लिखते हैं। इनसाइटफुली लिखते हैं मतलब कि बहुत ही सिंपल चीज़ों को वो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि हम में से किसी के भी दिमाग में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती है कि इस छोटी सी चीज़ को कोई इतना अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। सो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक ऐसी पोएम है जो हमें बताती है कि लाइफ में जो डिसीजंस हम लेते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब यहाँ पे तो रोड की बात हो रही है, लाइक द टाइटल सेज द रोड नॉट टेकन। वो रोड जो उन्होंने चूज़ की ही नहीं, वो रास्ता, वो चॉइस जो उन्होंने नहीं चूज़ किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बट यहाँ पे तो रोड की बात की गई है, बट अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे हम स्टक हो जाते हैं, हम डिलेमा में होते हैं कि हम कौन सी चीज़ को चूज़ करें, वेदर वी शुड चूज़ ए और बी, वेदर शुड बी गो फॉर द ए पॉइंट और द बी पॉइंट। मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें और कौन सा नहीं चूज़ करें, राइट? सो इसी बारे में ये पोएम है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब वो एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से ऐसे दो रास्ते जा रहे हैं। डाइवर्ज मतलब सेपरेट होना। सो एक पॉइंट से दो रास्ते सेपरेट हो रहे हैं। कहाँ पर? इन अ येलो वुड। वुड होता है जंगल। अब येलो वर्ड का क्या मतलब है? येलो वर्ड का ये मतलब है कि जो पोएट ये बात कह रहे हैं ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑटम सीजन कौन सा होता है? जब पतझड़ होने वाला होता है। एवरीथिंग, ऑल द लीव्स हैव टर्न येलो। तो ऑटम में क्या होता है, जिसको हम फॉल भी कहते हैं, तो सारे जो पत्ते होते हैं, सारे सारे पेड़ होते हैं, वो सारे येलो हो जाते हैं और धीरे धीरे करके जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप देखोगे कि हर जगह फॉल होता है। ट्रीज़ में से जो लीव्स हैं दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। सो इसलिए उन्होंने येलो वुड कहा है। सो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, वो एक पॉइंट पे खड़े थे जहाँ से दो रास्ते सेपरेट हो रहे थे। उस रोड का वो एंड पॉइंट था। अब वहाँ से दो नए रास्ते स्टार्ट हो गए थे जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सो ही इज़ फीलिंग सॉरी क्योंकि एक ही टाइम पे वो दोनों रास्तों को चूज़ नहीं कर सकते थे, बिकॉज ही इज़ अ सिंगल मैन। वो अकेले हैं। तो एक अकेला आदमी एक टाइम पे दो चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकता है। एक ही डिसीजन लेना होता है, राइट? एक ही टाइम पे आप दो ऑप्शंस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हो। आपको एक ही ऑप्शन लेना होता है। सो वो कहते हैं एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। फिर अब अपना डिसीजन लेने के लिए, अपना माइंड मेकअप करने के लिए कि उनको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, ही स्टूड देयर फॉर सर्टेन मिनट्स। थोड़ी देर वहाँ पे रुके और उन्होंने सोचा। तो काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद उन्होंने पहले तो दोनों सड़कों को, दोनों रोड्स को देखा, देखते रहे जहाँ तक वो सड़क जाती थी। अब अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हो और आगे सड़क जा रही है तो आप उस सड़क को देखते रहते हो, देखते रहोगे तो आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको एक पॉइंट तक दिखेगी, उसके आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट? सो वहाँ पे खड़े होके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस सड़क को, इनफैक्ट उन दोनों रोड्स को देखा जहाँ तक उनकी नज़र जाती थी, दोनों को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक वो दिखती रही उनको रोड्स। और आगे क्या हुआ? आगे बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब अब जंगल की बात है। सो
बहुत सारे ट्रीज होंगे, बुशेस होंगे। सो बहुत घना घना होता है जंगल। अंडरग्रोथ मीन्स जब कोई बहुत घनी सी जगह होती है जहाँ पे बहुत पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं बहुत घने से, बहुत डेंस होते हैं। सो उसके नीचे वो छुप गई सड़क। तो उस पॉइंट से खड़े होके उन्होंने, पोएट ने, दोनों सड़कों को बहुत देर तक स्टेयर किया, देखा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम चाहते थे एक डिसीजन लेने के लिए कि उनको कौन सी रोड पे जाना चाहिए और कौन सी रोड पे नहीं जाना चाहिए। सो इसलिए उन्होंने टाइम लिया। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा कहता है कि then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. अब इस सेकेंड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं कि now when he was standing there at that particular point looking at both the roads, he took some time to make up his mind, right, कि कौन सी रोड पे जाना है, and then took the other just as fair and having perhaps the better claim. So उन्होंने क्या किया, he took the other road means कि फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड वाली। सो उन्होंने ये लेफ्ट वाली नहीं ली, उन्होंने ये साइड वाली, राइट वाली, द सेकंड रोड चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद वो बेटर क्लेम था, कि शायद वो डिसीजन जो उनका था सेकंड रोड को चूज करने का वो अच्छा साबित हो जाए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि उन्होंने अब सेकेंड रोड को क्यों चूज किया, फर्स्ट को क्यों नहीं चूज किया। दैट हैपेंड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब जो पहली जो सेकेंड रोड थी वो उनको ग्रासी दिख रही थी। अब इसका क्या मतलब होता है, सो जब कोई एक रास्ता होता है, कोई गार्डन होता है जिसमें बहुत सारी घास लगी है, अगर उस रास्ते पे बहुत लोगों ने चल के गए हैं उसके ऊपर से या वहाँ पे खेलते हैं, अगर एक ग्राउंड है जिसमें घास लगी हुई है और उसमें बच्चे डेली आकर खेलते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो घास है उस एरिया में घास ही नहीं उगेगी, क्योंकि डेली उस पर इतने पाँव चलते हैं, इतने लोग उस पर चलते हैं कि वो घास उगनी बंद हो जाती है। बट अगर कोई ऐसा जगह है, ऐसा कोई स्पॉट है जहाँ पे कोई चलता नहीं है, सिर्फ ग्रास है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रासी रहेगा। सो इस पॉइंट पे खड़े होके पोएट को ये रियलाइज़ हुआ कि जो सेकेंड वाली रोड है इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर मीन्स कि वो सड़क ग्रासी थी, उसमें घास उगी हुई थी, घास थी, और उसमें से क्योंकि कोई चल के नहीं गया था, बहुत कम यूज़ की गई थी वो सड़क, तो वो चाहती थी कि कोई उस पे से चल के जाए, कोई उसको यूज़ करे। सो वांटेड वेयर मीन्स दैट द रोड wanted somebody to use it, though as for that the passing there had warned them really about the same. But जब वो उस पे चल के जाने लगे देन ही रियलाइज कि वो दोनों हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों ही रोड्स ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में यूज़ की गई है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वाली रोड बहुत कम यूज़ हुई है और फर्स्ट वाली रोड बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। इनिशियली जब वो वहाँ खड़े होकर देख रहे थे उनको लगा कि सेकेंड वाली रोड ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने चूज़ किया उस रोड पे जाना। बट व्हेन ही स्टार्टेड walking over that road, when he started passing from that road, he realized that ये भी equally used है दूसरी वाली रोड से, ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ नहीं किया है किसी ने। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So फिर वो कहते हैं कि and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. अब like I have told you that it is autumn, it's a fall, जो सीज़न है वो autumn है, पतझड़ का मौसम है जिसमें पत्ते डेली गिरते हैं। सो क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह उस जगह पर पहुँचे थे तो उन दोनों ही सड़कों पे पत्ते इस तरह गिरे हुए थे कि कोई अभी तक उन पे चल के नहीं गया था। वो जो अब लीव्स गिरे होते हैं नीचे और उन पे आप चल के जाओ, बहुत लोग उस पर वॉक करें तो वो ब्लैक हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। सो ये वाले जो रोड्स हैं दोनों, इन पे जो पत्ते गिरे हुए थे ये ब्लैक नहीं थे, ये बहुत फ्रेश लग रहे थे। और उसका मतलब क्या है कि
पोएट जब उस पॉइंट पे पहुंचे तो शायद उनसे पहले अभी तक कोई भी उस पॉइंट से नहीं गुजर के गया था. ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन टू हैव रीच्ड दैट पॉइंट. उससे पहले, पोएट से पहले कोई नहीं गया था वहाँ से, इसीलिए वो दोनों एकदम, दोनों रोड्स पे जो लीव्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे. राइट. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. तो वो कहते हैं कि मैंने, since I have chosen the second one, so I kept this first road for some other day. Despite knowing that एक टाइम पर एक इंसान एक ही चीज़ चूज़ कर सकता है, दोबारा नहीं आ सकते. आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया, आफ्टर द टाइम हैज़ पास, देयर इज़ नो लुकिंग बैक. वापस मुड़ के देखने का क्या फ़ायदा. टाइम तो निकल गया और आपने वो डिसीजन ले लिया, तो आप हर चीज़ को रिवाइंड तो नहीं कर सकते हो कि अब आप दूसरा डिसीजन लो. सो पोएट कहते हैं कि मैंने सेकेंड रोड चूज़ तो कर ली, ये सोच के कि शायद कभी दोबारा मौका मिले फर्स्ट रोड के लिए. तो पहले तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने सेकेंड रोड चूज़ कर ली और मैंने फर्स्ट रोड किसी और दिन के लिए रख ली कि शायद फिर कभी इस रोड पे आना होगा तो मैं फर्स्ट वाली चूज़ करूँगा, बिकॉज सेकेंड तो मैंने देख लिया कि कैसी है. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. सो ये जानते हुए भी कि किस तरह एक रास्ते पे चलते हुए आप दूसरे रास्ते पे पहुंच जाते हो, वहाँ से आप तीसरे रास्ते पे पहुंच जाते हो. सो कैसे एक रास्ता हमें आगे लेकर जाता है जहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हम कभी वापस आ पाए. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू कम बैक हियर अगेन और नॉट. आई एम नॉट श्योर कि मैं कभी वापस आऊँगा. हो सकता है मैं कभी इस रास्ते पर वापस आऊँ ही ना. सो इस बात से हमें वो ये बताना चाहते हैं कि आप जब लाइफ में कोई डिसीजन ले लेते हो तो आपका एक डिसीजन आपको ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जहाँ से आप कुछ और डिसीजन लेते हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हो, या जो बुरा भी अगर कर रहे हो तो वो आगे आगे चलते जाते हो. तो वहाँ से वापस आना उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने पहला डिसीजन लिया था, ये बहुत मुश्किल होता है. इनफैक्ट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. आप वापस नहीं आ सकते हो. So I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So वो कहते हैं कि now that I have already decided to move on that second road, first road मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दी. So hopefully आज से कुछ साल बाद या बहुत टाइम बाद जब मैं कभी बैठ के सोचूंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था ये सेकंड रोड वाला, क्या वो सही होगा. सो वो ऐसे साई मीन्स एक साई होता है ना, ऐसे आप आराम से ऐसे बैठे होते हो, रिलैक्स होके. सो वो वैसे सोचते हैं कि आज से कुछ साल बाद जब मैं सोचूंगा कि मैंने वो जो डिसीजन लिया था तो क्या मुझे रिग्रेट होगा अपने उस डिसीजन पे, या मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने जो लाइफ में किया वो अच्छा किया. So two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो मैं उस टाइम पे कभी लाइफ में आगे जाके सोचूंगा कि किस तरह मेरे सामने दो ऑप्शंस आए थे, दो रास्ते आए थे, और मैंने कौन सा चूज़ किया. मैंने वो चूज़ किया जो ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया था, विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय, जो बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था. मैंने वो रास्ता चूज़ किया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. अब इस रास्ते से वो, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यही एक डिसीजन पे डिपेंड करता है उनका आगे आने वाला टाइम. सो ये बहुत सिंपल सा इंसिडेंट है. हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, दो रास्ते आ जाते हैं और हमें चूज़ करना होता है. बट क्या कभी हमने या आपने सोचा है कि इस पर कोई पूरी पोएम लिख सकता है, इसका इतना डीप मीनिंग है. दो ही इज़ टॉकिंग ऑफ द रोड्स, बट ये सिम्बोलाइज कर रहा है हमारी लाइफ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हम डिसीजंस लेते हैं उसको. सो इतनी सी पोएम थी. आई होप आपको समरी समझ आ गई होगी, लाइन टू लाइन आपको सब समझ आ गया होगा. सो नाउ वी विल डिस्कस इसकी राइमिंग स्कीम. देख लेते हैं हम क्या है. सो फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या होता है कि अब जैसे ये पोएम है तो जो लास्ट के वर्ड्स है वो राइम किस तरह कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड राइमिंग स्कीम.
अब फर्स्ट लाइन में है वुड, लेट्स से वुड को हम ए मान लेते हैं, वुड। नेक्स्ट में है बोथ, देन स्टूड, कुड, ग्रोथ। सो ये जो तीन वर्ड्स हैं वुड, स्टूड एंड कुड, ये तीनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, राइमिंग सेम है इनकी। और बोथ और अंडरग्रोथ, इनकी राइमिंग सेम है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम? ए बी ए बी, राइट। सेकेंड स्टैंजा में अगेन फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम, अगेन ए बी बी। थर्ड स्टैंजा में ले, ब्लैक, डे, वे, बैक, ए बी। देन लास्ट स्टैंजा में साई, हेंस, आई, बाय, डिफरेंस। अब यहाँ पे साई, आई और बाय तीनों का जो राइम है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, साउंड सेम है, हेंस और डिफरेंस का सेम है। तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा राइमिंग स्कीम? ए बी। तो इस पूरी पोएम में हर स्टैंजा की हमारी राइमिंग स्कीम क्या है? इट इज़ ए बी, राइट। सो ये तो हो गई राइमिंग स्कीम। अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस को देखें कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, अब लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं कुछ। सो इस पोएम में हम देखते हैं क्या क्या यूज़ हुआ है। फर्स्टली आई वुड से एलिट्रेशन। अब बच्चों एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब किसी भी एक लाइन में किसी एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले दो तीन वर्ड्स काफ़ी क्लोजली लोकेटेड हो। सो फर्स्ट स्टैंजा में तो नहीं, बट सेकेंड स्टैंजा में अगर हम देखें, सो थर्ड लाइन है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। सो डब्ल्यू वर्ड जो है, अब वॉन्टेड वेयर, देखो दोनों वर्ड्स एकदम साथ साथ हैं लोकेटेड और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉन्टेड वेयर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, राइट। अब इसी के नीचे वाली लाइन दैट द पासिंग देयर, द टी से स्टार्ट होने वाले तीन वर्ड्स काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टैंजा में अगर हम देखें, सो यहाँ पे क्या है? थर्ड लाइन, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फर्स्ट फॉर, एफ। अगेन एफ से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड्स एकदम पास पास में हैं। देन नेक्स्ट इज लास्ट स्टैंजा में एजेस एंड एजेस हेंस। सो ए फॉर एजेस, ए फॉर एंड, ए फॉर एजेस, अगेन ए। सो तीनों पास पास में लोकेटेड हैं। दिस इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अब सेकेंड डिवाइस जो यूज़ किया है वो है रेपिटिशन। अब एलिट्रेशन और रेपिटिशन में क्या डिफरेंस है? एलिट्रेशन तो हो गया कि एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स काफ़ी क्लोजली लोकेटेड हो, राइट। बट रेपिटिशन होता है कि एक वर्ड ही या एक फ्रेज, नॉट वर्ड, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो रेपिटिशन होता है कि जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे इसी स्टैंजा में एजेस एंड एजेस, तो ये एजेस वर्ड जो है वो पहले भी रिपीट हुआ है एंड बाद में भी रिपीट हुआ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन। इसके अलावा इसी के नीचे वाली लाइन में अगर हम देखेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, ये कौन सी लाइन है? ये दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। जो इस पोएम की पहली लाइन है वो यही थी, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। अब ये पूरा फ्रेज, ये पूरी लाइन भी रिपीट हुई है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन। अब अनदर थर्ड वन इज सिम्बोलिज्म। सो सिम्बोलिज्म क्या होता है? जब कोई चीज़ सिम्बलाइज करती है कुछ। अब यहाँ पे ये जो रोड्स हैं, ये रोड क्या सिम्बलाइज करती है? ये किस चीज़ को का सिंबल है? ये जो रोड्स है, अब इसमें यही अगर सेंटेंस ले ले, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। सो ये जो रोड्स हैं, दो रोड्स, ये सिंबल है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस का जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं। सो सिम्बोलिज्म भी यूज हुआ है। सो दीज आर द थ्री लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम, थ्री पोएटिक डिवाइसेस, राइट। सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Where does the traveler find himself? अब ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पे पाया, वो कहाँ पे थे? सो ट्रैवलर वॉज एट अ पॉइंट जहाँ से दो रोड सेपरेट होती थी, एक वुड में थे।
what problem does he face? So वो ये problem face कर रहे थे that he was in a state of dilemma about choosing a road, कि कौन सी road choose करनी चाहिए और कौन सी नहीं choose करनी चाहिए. So next question is, discuss what these phrases mean to you. A yellow wood. So I've told you yellow wood means कि एक जंगल है, but because the season is autumn, so all the leaves of the trees have turned yellow and they've started falling. So that's why that area, that spot is described as a yellow wood, because the leaves of the trees have turned yellow and it is of the situation is of the jungle, a wood. That's why a yellow wood. It was grassy and wanted wear. Now the second road that the poet was looking at, he realized that this was grassy and wanted wear, because उनको लग रहा था कि वो उस सेकंड वाली रोड में ग्रासेस हैं, ग्रास है काफ़ी, एंड उस रोड पे से कोई चलकर नहीं गया है अब तक, तो इसलिए वो रोड चाहती है कि कोई उसको यूज़ करे. द पासिंग देयर. So when he finally started walking over that road, it meant the passing there. Next is, leaves no step had trodden black. वो पत्ते जिनके ऊपर से कोई भी स्टेप्स नहीं रख के गया था, तो वो पत्ते ब्लैक नहीं हुए थे. अब जब हम नीचे कहीं पत्ते गिरे हों बहुत सारे, उनके ऊपर से बहुत लोग चल के जाएंगे तो ऑब्वियसली वो गंदे हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, इट विल टर्न ब्लैक. बट ये जो लीव्स थे ये बहुत फ्रेश थे, इनके ऊपर से कोई चल के नहीं गया था, बिकॉज इन रोड्स को तो अभी तक किसी ने यूज़ ही नहीं किया था उनसे पहले. So that's why these were the leaves no step had trodden black. Next is, how way leads on to way. अब किस तरह आपकी लाइफ में आप कोई एक डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन आपको ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जहाँ से आप आगे कोई नया डिसीजन लेते हो. सो एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स्थ पे. सो आप ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हो अपनी लाइफ में एक, और ये जो सारा आपकी लाइफ का गेम होता है ये सारा आपके उस पहले डिसीजन पे बेस्ड होता है. अगर आपने वो डिसीजन सही लिया सो आप आगे अच्छे डिसीजंस लोगे, आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे. और अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया, अच्छे से गलत लिया, तो आप ऑब्वियसली आप गलत रास्ते पे चले जाओगे. सो नेक्स्ट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स इन देम इन स्टैंजास 2 and 3. अब सेकेंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में क्या डिफरेंस है रोड्स के बारे में जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो हम पोएम पे वापस आ जाते हैं. दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा एंड दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा. सो सेकेंड स्टैंजा में क्या है, वो बोलते हैं, सेकेंड स्टैंजा में वो अभी खड़े होकर देख ही रहे थे, वो कहते हैं कि एक रोड ऐसी है जिसको लोगों ने यूज़ किया है, दूसरी रोड ऐसी है विच इज़ ग्रासी एंड वांटेड वेव, राइट. तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि एक रोड यूज़ नहीं की गई है और एक यूज़ की गई है, बट व्हेन ही एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, तो थर्ड स्टैंजा में फिर वो क्या कहते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. मतलब दोनों एक जैसी ही थी. पहले तो उन्होंने कहा कि एक रोड पे कुछ लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और एक रोड को लोगों ने यूज़ नहीं किया है अभी तक. बट थर्ड स्टैंजा में फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों रोड्स इक्वली लेड हैं, दोनों को ही यूज़ नहीं किया गया है, राइट. सो येस, ही हैज़ मेड द डिफरेंस. देन सेकेंड इज इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम. अब लास्ट 2 lines में क्या है, लास्ट 2 lines कहती है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. अब पोएट हैं, इन्होंने पहली वाली रोड तो नहीं चूज़ की, इन्होंने सेकंड वाली रोड चूज़ की. अब उसने सारा डिफरेंस बनाया, सारा डिफरेंस उसी की वजह से आया इनकी लाइफ में. क्या इनकी लाइफ अच्छी हो गई या इनकी लाइफ बुरी हो गई, वो इनके उस डिसीजन पे बेस्ड है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, कि लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन किस तरह हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है या बहुत गलत रास्ते पर ले जा सकता है. सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन दीज लास्ट 2 poems. What do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? अब again last 2 choices, last 2 poem lines का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है, क्या poet ने regret किया होगा? See, अब उन्होंने जो डिसीजन लिया, ही इज़ अ वेरी प्रोफाउंड राइटर, ही इज़ अ वेरी अमेजिंग पोएट, बहुत ही अच्छे पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट हैं. सो
सो डेफिनेटली उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है लाइफ में तो वो उनको एक अच्छे रास्ते पर लेकर गया होगा, बिकॉज ये बहुत सक्सेसफुल हैं, ये तो हमने देखा है क्योंकि बहुत ही फेमस पोएट है। बट हो भी सकता है कि आगे जाकर कभी उनको ना पसंद आया हो। सो बट अगर हम पॉजिटिवली लें इस चीज़ को, सो डेफिनेटली उनको रिग्रेट तो नहीं हुआ होगा एंड ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, बिकॉज उन्होंने बोला है कि आप अब जो भी डिसीजन है वो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ यू हु हैज़ मेड द डिसीजन। किसी और ने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया है, आपने खुद लिया है। सो आउटकम जो मर्जी हो, कुछ भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, you have to accept the reality, right? Now the next is, have you ever had to make a difficult choice, or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? Of course you will get a lot of opportunities, a lot of moments where you will have to make choices between from many options, not just two. अभी तक तो आप लोग छोटे हो, आई डोंट नो आपने ऐसे कोई डिसीजंस लिए हैं या नहीं, बट ऑब्वियसली जब आप 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लोगे, 11th में द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको लाइफ में लेना पड़ेगा वो होगा कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। सो ये एक डिसीजन आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा लाइफ में, राइट? सो एंड हाउ विल यू मेक द चॉइस? ऑब्वियसली आपको चॉइस जब भी किसी डिसीजन को कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है, सो सबसे पहले क्या, ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके ब्लाइंडली, कुछ लोग क्या करते हैं अकड़ बकड़ बम्बे बो करके चूज़ कर लिया, ऐसे नहीं करना है ना ऑब्वियसली, क्योंकि यही तो इस पोएम का लेसन है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो किस तरह इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, उस डिसीजन से क्या रिजल्ट आएगा, वो आपके कितना फेवर में होगा, कितना अगेंस्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही एक डिसीजन लिया जाता है। सो आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बिन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? तो अब जब आपने वो डिसीजन ले लिया, रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज आपने कोई डिसीजन लिया, आज से 4 साल बाद अगर आप बोलो कि यार मैंने वो क्यों किया, मैंने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया, तो क्या ऐसा कहने से आप वापस आज की डेट में आ जाओगे कि आप दूसरा भी ऑप्शन चूज़ करके देख लो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जो टाइम चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। सो अब उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि आपने आज से 10 साल बाद आप ये बोलो कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। सो डिसीजन आपने खुद लिया था, एंड आज की डेट में आपका जो भी माइंड है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसका बेस्ट यूज़ करके आपने ये डिसीजन लिया है, और डिसीजन आपने लिया है। तो ऑब्वियसली आज से 10 साल बाद तो आप ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि वो डिसीजन हो सकता है गलत था, बट उस टाइम पे जो आपको सही लगा आपने वो चूज़ किया है ना। सो बाद में रिग्रेट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं उसका आउटकम जो भी हो, वेदर इट इज़ गुड, वेदर इट इज़ बैड, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसीलिए हमें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से नहीं घबराना चाहिए, हमें उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो डिसीजन हमने लिया था, राइट? सो यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट हो गई एंड हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। आई रियली होप आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, यू फॉलोड दिस एंटायर पोएम। स्टिल अगर कोई क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and of course don't forget to subscribe to the channel, right? Thank you.